गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम आपका थर्ड लेसन लेते हैं। थर्ड तो मेरे ख्याल से डिलीटेड है, तो फोर्थ चैप्टर लेते हैं, मानव विकास। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास क्या है और मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे मानव विकास क्या है और मानव विकास के प्रमुख 4 स्तंभों के बारे में बताते हुए उनका वर्णन कीजिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले मानव विकास को डिफाइन कीजिए। मानव विकास क्या है? मानव विकास है मानव का विकास। कैसे होगा मानव का विकास? यानी मानव के विकल्पों में वृद्धि, और मानव का जीवन जो है वो खुशहाल तो हो ही, उसके विकल्पों में भी वृद्धि कर रहा हो और उसका जीवन सार्थक हो। तो सिंपल मानव विकास की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर महबूब उल हक ने। कई बार बच्चे ना दोनों नाम लिख देते हैं। पहली अवधारणा जो दी गई थी वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी। उन्होंने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही यूनेस्को में जाके इसका प्रचार किया, इसके लिए प्रतिवेदन निकाले और फिर इनके साथ जुड़ गए डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो जब भी सिंगल मतलब एक अंक का क्वेश्चन आए कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी थे, और अमर्त्य सेन जो थे वो हिंदुस्तानी थे। क्लियर हो गया? सबसे पहले मानव विकास का अर्थ लिखेंगे, जो देखो तुम्हारी बुक में 24 पेज पे जहाँ लिखा है ना क्या आप जानते हैं, उसके ऊपर ही दिया हुआ है कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है, यही मानव विकास का केंद्र बिंदु है। विकल्पों में वृद्धि का मतलब है, देखो लाइफ है, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती है, हमें इधर उधर भी देखना होता है। हमने अपना कोई निश्चित कर लिया कि मैंने ये बनना है, या मेरे इस जैसे 12th के बच्चे हैं वो सोचते हैं, या 10th के बच्चे हैं वो सोचते हैं मैंने साइंस लेनी है, मार्क्स नहीं आए। तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें अपने विकल्पों में वृद्धि करनी है। तुम्हें सोचना है कि अगर साइंस में मार्क्स नहीं आए तो क्या ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो गई, है ना। और विकल्प पड़े हैं, कॉमर्स ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो, बहुत सारे फील्ड हैं। और ये भी मत सोचो कि ह्यूमैनिटीज़ में जाके क्या करूँगी, भाई सारे IAS UPSC वाले ह्यूमैनिटी से ही आते हैं। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट तो इतना स्कोरिंग है, हर फील्ड में ये काम आता है। तो विकल्पों में वृद्धि का मतलब है तुम्हारी सोच में वृद्धि होती है। ये होगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ख़त्म, लाइफ ख़त्म हो जाती है क्या? है, इतनी मुश्किल से हमें मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन में मानव विकास का मतलब समझो। विकास का मतलब है एक तो जीवन सार्थक होना चाहिए, दूसरा मानव के विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। एक छोटा बच्चा है, 5वीं तक पहुंचा, आप अपने आप को देखो, जब आप 5th क्लास में थे आपकी सोच क्या थी, जब आप 10th तक आए आपकी सोच क्या है, अभी आप 11th में थे तो आप क्या सोचते थे, है ना। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती थी, इतने सालों से मैंने पढ़ाया है, हमने ग्रोथ को देखा है। जब बच्चे 10th से पास होके आते हैं कुछ समझ नहीं आता उनको, लेकिन 12th में आते आते और 12th के पेपर देते देते उनका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो अपने बारे में सोच रखने को तैयार होते हैं कि नहीं मैडम मुझे ये करना है, अब मैंने ये ले लिया तो मुझे ये करना है। तो ये होता है विकल्पों में वृद्धि। क्लियर हो गया? अब आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से
कोई भी सेट कर सकते हो और सार्थक जीवन का एग्जाम्पल आप अपने आप दे सकते हो। वैसे जब भी हम डिफाइन करते हैं देयर इज़ नो नीड टू राइट द एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। अब है मानव विकास के 4 स्तंभ, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमें इधर उधर नहीं जाना। कई बच्चे इसी में केंद्र बिंदु भी लिखने लगते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच और ये और वो। इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा गया है उतना आंसर देना है। अब 4 स्तंभ हैं, पहले चारों के नाम लिख दो। कई बार मैंने बच्चों को बताया है जब ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें देखो आपका प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान होना चाहिए, आप कैसे क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करते हो। जैसे कारक वाला क्वेश्चन था, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, ऊपर हेडिंग डालो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, फिर एक आरेख बना दो, ऐसे करके बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5 आपने रीज़न लिख दिए और एक एक रीज़न को आप उठाते चले गए। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो। मानव विकास के 4 स्तंभ, है ना, 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? 4 स्तंभ में आता है सबसे पहले समता, फिर सतत पोषणीयता, फिर उत्पादकता और फिर आता है सशक्तिकरण। देखो इस तरह से इसको ग्राफ बना के लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मानव विकास के स्तंभ, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। आप ऐसे देखो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आपने फर्स्ट लिख दिया समता, फिर सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब उसने पूछा है इनको एक्सप्लेन करना है, एक एक पॉइंट को लिखते जाओ और एक्सप्लेन करते जाओ। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर। एक तो पॉइंट वाइज होगा, चेक करने वाले को कोई मुश्किल नहीं होगी, नहीं तो चेक करने वाला, हम जब कॉपीज़ चेक करते हैं कई बार तो इतने परेशान हो जाते हैं आंसर ढूंढने में। इस तरह से लिखने में आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। नाउ टेक 1 पॉइंट, समता। समता का मतलब क्या है? समता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध उपलब्ध संसाधनों का अवसर मिलना चाहिए, यानी ऑल पीपल आर इक्वल। जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं ना, सबको सिर्फ वोट देने का अधिकार है, बाकी इक्वलिटी तो कहीं है नहीं। लेकिन यहाँ समता का मतलब है ऑल आर इक्वल। सभी को जो उपलब्ध साधन हैं उनकी पहुंच सब तक होनी चाहिए, है ना। लोगों को जाति, धर्म, लिंग, धन, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारत के संदर्भ में अब बच्चे कहते हैं भारत में तो बहुत भेदभाव है, इस जाति को ये मिलता है, ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ये मिलता है, जो ये मुस्लिम है। उसका एक अलग पॉइंट है कि वो जातियाँ कभी प्राचीन समय में बहुत पिछड़ गई थी, तो उनको आगे लाने के लिए उनको ये सब चीज़ें दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी वे में दी जाती हो, तो वो एक अलग फैक्टर है। वो भी इसी में आता है कि उनको बराबर लेवल तक लाना है, तभी उनको हम ये अवसर देते हैं। अब दूसरा है, अब जैसे एक इसमें एग्जाम्पल देखो और दिया है कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र, विरत होते हैं जो ड्रॉप आउट होते हैं, ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता चले कि वो विरत क्यों हैं, उन्होंने क्यों ड्रॉप कर लिया, क्यों वो पढ़ नहीं रहे हैं या वो आगे कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि ये हमें पता चल सके कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है और उसमें जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, वो पढ़ लिख रहे हैं या किसी दूसरे कामों में लग गए। तो ये सारा डेटा वो करने के लिए ये किया जाता है। अब दूसरा है तुम्हारा सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है निर्वहन। देखो बुक में निर्वहन करके लिखा हुआ है। निर्वहन का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। सतत पोषणीय का मतलब है इस तरह से बाहर जाना चाहिए। एक बच्चा अगर 40 ला रहा है तो 50 60 70 फिर दोबारा 40 नहीं आने हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, हमारे पास जो उपलब्ध अवसर है, उनकी निरंतरता बढ़ती जानी चाहिए, यानी कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में आप रुक गए,
कहीं आपने छोड़ दिया नहीं, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसीलिए तुमने देखा होगा हर एक देश में चाहे संसाधनों के भंडार हैं, लेकिन कुछ संसाधनों को वो रिजर्व में रख देते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कमी हो तो हम अपने देश से उनका उपयोग कर सकें। ठीक है, सतत पोषणीय मीन्स, सतत पोषणीयता का मतलब है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, यानी अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता होनी चाहिए। हमें पर्यावरण को भी देखना चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी तकनीकों को भी देखना चाहिए और मानव के विकास को भी देखना चाहिए। चहुमुखी विकास तभी होगा। थर्ड फैक्टर है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का मतलब प्रोडक्शन से नहीं है, यहाँ उत्पादकता का मतलब है मानव श्रम उत्पादकता, यानी जो लोग हैं वो जो श्रम करते हैं या वो जो कार्य करते हैं उनमें कैसी उत्पादकता है। लोगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या होगा, उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। अगर एक रिक्शा पुलर है, उसका बेटा भी रिक्शा पुलर है, उसका बेटा भी रिक्शा पुलर है, या एक मेड है फिर वो अपनी बेटी को भी मेड बना रही है, समझ रहे हो, तो क्या ये जो है उत्पादकता बढ़ी? नहीं बढ़ी, सेम उसी पे स्टेगनेंट हो गए। तो अगर हमें उत्पादकता बढ़ानी है तो हमें लोगों में क्षमताओं का विकास करना होगा, और क्षमताओं के विकास के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उनको तकनीकी ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। और देखो सबसे बड़ी बात, जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं और जॉब में या किसी काम में लग जाते हैं तो उनका माइंड भी इधर उधर नहीं भटकता है। फिर ये जो आए दिन तुम देखते हो कोई चेन स्नैचिंग हो गई, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, या वो लगा के ड्रग्स और पड़े हुए हैं, ये सारी जो सामाजिक बीमारियां हैं ना, उनका कारण ही यही है कि उनको कोई भी उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया गया, या वो इस काबिल नहीं थे, उन्होंने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया। तो निरंतर उत्पादकता को बढ़ाना, उनके जो अवसर हैं जो जिसमें वो काम कर सकते हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका लगातार विकास करना। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को किसी भी फील्ड में लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि अब ये जॉब चलेगी मैं क्या करूं, अरे अपने आप को, अपनी क्षमताओं को जानो और अपना डेवलपमेंट खुद करो। हर बार के लिए किसी दूसरे को मत देखते रहो कि नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया, घर में ट्यूटोरियल खोल लो, ट्यूशन ले लो बच्चों। मैंने तो अपनी इतनी क्लासेस में जो बच्चे थे छोटे छोटे 12th में आते थे तो वो कहते थे मैडम हमने आगे नहीं पढ़ना है, हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पेरेंट्स से लड़ाई थोड़ी करनी है, ठीक है, आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, आप घर में ट्यूशन पढ़ाओ, खुद अर्न करो मनी और अपनी एजुकेशन पे लगाओ, है ना। आप भी तो अपने पेरेंट्स के साथ चलो, अगर वो तुम्हें नहीं दे पा रहे हैं तो तुम कमाओ, तुम्हें 12वीं तक किस लिए पढ़ाया है। तो इस तरह से आप अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हो। जितना क्षमताओं का विकास होगा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी, आपका रहन सहन का स्तर बढ़ेगा, तो अपने आप मानव विकास होगा। क्लियर। लास्ट करते हैं सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्प को चुनने की शक्ति। वुमेन एम्पावरमेंट एक अलग बात है ना, महिला शक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण वो एक अलग है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति या बच्चा जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है या जो 20-22 साल का हो गया, उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो विकल्प चुना है उसका क्या कारण है, और मैं ये जो विकल्प चुन रहा हूँ इससे मेरा भविष्य कहाँ तक जाएगा। तो अपने विकल्प चुनने के लिए जो शक्ति है वही कहलाती है सशक्तिकरण। अब हम 10वीं में जब बच्चे पास होके आते हैं ना, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं बच्चे, तो मैं पूछती थी उनसे बेटा ज्योग्राफी क्यों ली, नोबडी कैन आंसर। 2 या 4 बच्चों को छोड़ के कोई आंसर नहीं देता था कि मैंने ये करना है या मैडम मैंने ये करना है। बस वो यही कहते थे मैडम मेरी सहेली ने ले ली, मैडम मुझे साइंस नहीं मिली। इसका मतलब आपके अंदर अपने विकल्प चुनने की क्षमता नहीं है।
कई बच्चे बहुत अच्छे से खड़े होकर कहते थे मैडम मुझे यूपीएससी का पेपर देना है, या मुझे ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं तो ज्योग्राफी मेरी हेल्प करेगी, या मुझे टीचर बनना है, मुझे एसएसटी अच्छी लगती है ना। तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। अपना विकल्प जो आप चुनते हो अपने लिए, उसकी क्षमता तुम में तभी डेवलप होगी जब आप पढ़े लिखे होंगे, आप जागरूक होंगे, आप करंट टॉपिक्स या जो हमारे समाज में नई रिसेंटली जो घटनाएं चल रही हैं आप उनसे जब वाकिफ़ होंगे तो ये काम आप कर सकते हो। तो 4 स्तंभ, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो हैं समता यानी इक्वलिटी, सतत पोषणीयता यानी कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, एंड एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण। ये 4 पॉइंट हैं, अपनी बुक में से भी पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से इनको क्रैमिंग, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि ये समझने की बात है। समझो और अपनी भाषा में लिखो। मेरे को आशा है कि आप अच्छी तरह से 1-2 बार जब पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। और बेटा समझ के लिखने में ही भलाई है। जब हम रट्टा मार के लिखते हैं तो एक वर्ड गायब हो जाता है, सारा गायब हो जाता है। और जैसे शुरू से मैं कह रही हूँ, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो, आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो बोलने की क्षमता भी आप अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर पाओगे। ओके, तो इसी लेसन का एक और क्वेश्चन भी है जिसे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए, व्लॉग देखते हैं तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आए, आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग जैसे ही मेरा आएगा आपको पता चल जाएगा। कई बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं मैडम नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस। आई होप आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। घर बैठे हो, छुट्टी हो गई, बारिश ने तुम्हारी छुट्टी करा दी, तो घर बैठ के मेरे वीडियोस देखिए और अपनी बुक पढ़िए, ताकि आपकी कमांड ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे बढ़िया हो। यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।